नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं। महामहिम रामनाथ कोविंद आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यहां वे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के चैम्बर और पार्किंग के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। महामहिम तकरीबन 6 घंटे प्रयागराज में बिताएंगे। वहीं बता दें कि महामहिम यहां वायुसेना के विमान से बमरौली पहुंचेंगे। वहां से वे सेना के हेलीकॉप्टर से पोलो ग्राउंड में उतरेंगे। हाईकोर्ट के परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना भी शामिल होंगे। उनका विमान राष्ट्रपति के विमान से पहले आएगा। चीफ जस्टिस सड़क मार्ग से हाईकोर्ट जाएंगे और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से विशेष विमान से प्रयागराज आएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक आदि भी शामिल होंगे। महामहिम रामनाथ कोविंद के शहर आगमन के मद्देनजर शहर में चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी कर दी गई है। अफसरों और पुलिस कर्मियों को मिलाकर 4000 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। तो आज महामहिम का दौरा है और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार महामहिम दौरे पर आए हैं। इससे पहले अगस्त महीने में भी अयोध्या में महामहिम रामलला के दर्शन किए थे और वहां 3 दिन का दौरा था। इसके बाद आज संगम नगरी प्रयागराज में महामहिम रामनाथ कोविंद का दौरा है और उनके साथ चीफ जस्टिस रमन्ना भी मौजूद रहेंगे। आज महामहिम कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और सबसे बड़ी बात है कि 600 करोड़ की लागत से बने विकास कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि संगम नगरी में महामहिम का दौरा है और इस महामहिम के दौरे में क्या कुछ खास होने वाला है। तो राष्ट्रपति हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल में जाएंगे और इसके बाद योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आनंद राज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। आनंद राज, आज महामहिम का प्रयागराज दौरा है, ये दौरा कितना अहम कह सकते हैं और क्या कुछ तैयारी है प्रयागराज में? देखिए, जिस तरह से ये राष्ट्रपति का प्रयागराज में दौरा है, ये बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि अधिवक्ताओं को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गाड़ियां खड़ी करने के लिए, जिसके लिए वो पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। और इस पार्किंग की व्यवस्था से होने से जो वकील साहब लोग यानी जो अधिवक्ता है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, उनको कई अहम मतलब अपनी गाड़ियों को लेकर जो खतरा बरकरार रहता चोरी या टूटने का, वो डर खत्म हो जाएगा, जिसका उद्घाटन आज स्वयं राष्ट्रपति करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो नेशनल कॉलेज लॉ कॉलेज है, वहां का भी उद्घाटन करेंगे क्योंकि एक बड़ा कॉलेज खुलने जा रहा है। एक उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सौगात के रूप में आज ये प्रयागराज को 2 सौगात दे रहे हैं राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति के 2 प्रोग्राम है, एक तो आपको हाईकोर्ट में 2 प्रोग्राम है, उसके अलावा केसरीनाथ त्रिपाठी हैं जो पूर्व गवर्नर हैं, उनके पास भी जाने का प्रोग्राम है तकरीबन 4 बजे। और बात करें तो अच्छा हुआ दर्शन भी करने जाएंगे। तो ये सारी चीजों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से टाइट है। आपको बता दें, जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति से लेकर आपको जो चीफ जस्टिस साहब वो हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उसके अलावा कई बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं जो उनके इस प्रोग्राम में रहेंगे। इस वजह से प्रयागराज को पूरी तरीके से कई सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में रखा गया है और तकरीबन 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया जो चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। जी बिल्कुल आनंद, तो आज महामहिम का दौरा है जिसको देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। यूपी चुनाव में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खास प्लान बनाया और इसके लिए बीजेपी आज से विजय बूथ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी के मंत्री भी शामिल होंगे। पार्टी ने इस अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस अभियान से बीजेपी को 27,000 शक्ति केंद्रों को जोड़ा जाएगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य नेता किसी न किसी शक्ति केंद्र से जुड़ेंगे। बीजेपी का बूथ विजय अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में चलेगा, जिसके अलावा पहले में बूथ समितियों के सत्यापन के साथ पन्ना प्रमुखों के लिए भी अभियान चलेगा। दूसरे चरण में वोटर के बीच संपर्क सदस्यता अभियान चलेगा। मतदाता सूची ठीक करना लाभार्थियों से मिला जाएगा।
तो विधानसभा चुनाव के लिए अब सभी पार्टी तैयारी में जुटी हुई है और बीजेपी खास तैयारी कर रही है। बीजेपी अब बूथ से विजय इस तरीके की बात कही है कि अब बूथ लेवल से जब हम जुड़ेंगे तो हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। बता दो कि जेपी नड्डा आज बूथ विजय का शुभारंभ करेंगे। 27,700 शक्ति केंद्रों पर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। 11 से 20 सितंबर तक पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान बीजेपी चलाएगी। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान बीजेपी के द्वारा चलाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर यह सेवा समर्पण अभियान चलेगा। तो 19 सितंबर को बीजेपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर शक्ति केंद्रों पर चर्चा भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्ति विभाग के 2 अफसरों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजिलेंस जांच के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार को भेजी गई शिकायत में नियुक्ति विभाग के अनुभाग अधिकारी शशिकांत मिश्रा और अमित सिंह पर भ्रष्टाचार और ट्रांसफर पोस्टिंग में वसूली कर अवैध संपत्ति बनाने के आरोप लगे हैं। लंबे समय से तैनात दोनों अफसरों पर आईएएस और पीसीएस के ट्रांसफर देखने की जिम्मेदारी थी। सीएम योगी की ओर से विजिलेंस के जांच के आदेश होने के बाद भी अभी तक दोनों अफसरों को उनके अनुभाग से हटाया नहीं गया है। दोनों अनुभाग अधिकारियों पर लगभग 24 अफसरों की अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त करने के एवज में 6 से 8 लाख रुपए लेने का आरोप लगा है। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज तीसरा दिन है। लखनऊ में प्रियंका गांधी भी जोन पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। शाम को करीब 3 बजे प्रियंका व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब यूपी में अपनी राजनीतिक विरासत सहेजने की फिक्र दिख रही है। यही कारण है कि करीब साल भर बाद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 12 सितंबर यानी कि कल रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रही थी। इस दौरान वे अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में भ्रमण भी नहीं करेंगी, बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों की नब्ज टटोलने और तैयारियों की भी जानकारी लेंगी। इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से अनिल के अंकुर हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार अब यूपी में सक्रिय होती जा रही हैं, बहुत सारी रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ रणनीति पर दिख रहा है और प्रियंका गांधी की रणनीति जमीनी स्तर पर कितनी लागू होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी से कुछ दिनों पहले जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रियंका गांधी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ये जो प्रक्रिया चल रही है, जो ये हो रहा है, ये निश्चित रूप से उसी का एक स्वरूप है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी एक्टिव मोड में लखनऊ में लगातार कल से मैराथन बैठकें कर रही है, आज भी इनकी बैठकें जारी रहेंगी। उन्होंने लगभग 45 जिलों के कैंडिडेट उन्होंने फाइनल कर दिए हैं। और अभी आप बता दें कि जो स्थितियां चल रही है, लगातार वो बैठकों के साथ ही साथ उन्होंने कार्यक्रम भी तय किए हैं कि कैसे कार्यक्रम होंगे। उन्होंने वो वादा निभाओ और यात्रा निकालने की घोषणा की है, जो वादा निभाओ यात्रा होगी। और जो हमने और इसके साथ ही साथ जो 8,317 पंचायत अध्यक्ष हैं, उनसे भी रिपोर्ट ले रही है, एक 1-to-1 टॉक कर रही हैं और वहां से निकलने का जो उनकी एक सलाहकार समिति है, सलाहकार समिति के साथ बैठती हैं, उसमें तय करती हैं कि हमें आगे क्या करना है, कहाँ कमी है, कैसे करेंगे। यानी कि ग्रास रूट पर जाने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका का सबसे बड़ा कहना था कि हम जब तक जमीनी तौर पर नहीं जुड़ेंगे, हम पार्टी को मजबूत नहीं कर पाएंगे। यही कारण अब की बार वो शहर के बूथ लेवल से लेकर के गांव के बूथ लेवल को मजबूत करना चाहती है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा क्यों दिखाना चाहे कांग्रेस कार्यालय में किस तरीके से क्या हमें कमी बची है कि दाहिने हाथ में पंडाल बना हुआ है, पंडाल में सुबह से लोग बैठे हुए हैं, प्रियंका के आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ बाहर, ये तो बिल्कुल अंकुर जी, यहाँ पर तस्वीर भी देख रहे हैं कि बीजेपी के माफ करिएगा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन अंकुर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस ये बात कह रही है कि हम बूथ लेवल पर जाकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं और ये उत्तर प्रदेश में ये सामने भी आ रहा है कि नेताओं की कमी है जो काम करे धरातल पर। देखिए, एक बहुत बड़ी बात इसमें ये कही जा सकती है कि
32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब 32 साल से सत्ताहीन कांग्रेस अगर है तो यहाँ पर उनके कार्यकर्ता भटक गए हैं। दूसरे जो मूलतः कांग्रेसी थे वो भी इधर उधर चले गए थे, या फिर उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर सक्रियता नहीं दिख रही थी, वो लोग घर बैठ गए थे। लेकिन अब जब प्रियंका ने खुद कमान संभाली है तो पुराने से पुराने नेता यहाँ पर उसी तरीके से, परंपरागत तरीके से सफेद कुर्ते में आने शुरू हो गए जिस तरीके से आज से 30-32 साल पहले आया करते थे। आप बता दें कि कांग्रेस, आपने बताया, कल भी कहा था, कांग्रेस एक, लेकिन अंकुर जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि जो नए कार्यकर्ता है उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, केवल पुराने कार्यकर्ताओं को ही अहमियत दी जाती है। इस पर प्रियंका गांधी क्या रणनीति बना रही है, इस पर क्या काम किया जा रहा है? देखिए, प्रियंका गांधी ने कल साफ साफ कह दिया था कि हम एक केवल वन साइडेड नहीं रखेंगे, हम दोनों को रखेंगे, यूथ भी होंगे और हमारे बुजुर्ग भी होंगे। हम केवल यूथ के चक्कर में बुजुर्गों को या उनके अनुभव को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बुजुर्ग जो सीनियर कार्यकर्ता हैं उनके अनुभव और नए कार्यकर्ताओं का जोश, दोनों का तो पार्टी बढ़ेगी और आएगी। अजीत, अंकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रियंका गांधी का यूपी दौरा है और लगातार कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। तपोभूमि चित्रकूट में आज से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक होगी। 2 दिवसीय कार्य समिति का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर करेंगे। 12 सितंबर को संगठनात्मक बैठक को भाजपा के संगठन महामंत्री सुनील बंसल लेंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव तक रणनीति तय की जाएगी। बैठक का समापन भाजपा प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राधा मोहन सिंह चौहान करेंगे। पहले दिन सिर्फ नई प्रदेश कार्य समिति की बैठक की पूरे जिला अध्यक्षों की बैठक होगी, जबकि मुख्य संगठनात्मक बैठक रविवार को यानी कि कल होगी। इसलिए आप आज भाई अजीत सिंह जी के पुण्यतिथि पर आने का अवसर मिला मित्रों, आपका दर्शन करने का मौका मिला। मैं विश्वास के साथ करके जा रहा हूं मित्रों, आप सबसे निवेदन करके जा रहा हूं, कभी कभी धरती पर आदरणीय मोदी योगी जैसा नेता पैदा होता है और इसी कारण देश और राष्ट्र खुशहाल होता है मित्रों। मैं सीना ठोक के कह सकता हूं मित्रों, पहले लोग अमेरिका के अंदर जाते थे, लंदन के अंदर जाते थे तो कौन गया प्रधानमंत्री पता नहीं चलता है। आज आपका बेटा, आपका भाई, आपका किसान, देश का जनसेवक जब लंदन के धरती पर उतरता है तो भारत माता के जय का नारा। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के आदेश पर 127 करोड़ की बेसिक सर्विलेंस फॉर अर्बन पुअर योजना के तहत आगरा में बने 3640 मकान अब तक आवंटित नहीं हो सके हैं। इसके शुभारंभ से पहले ही योजना खंडहर में तब्दील हो गई है, जिसे लेकर आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जांच की बैठाई। अब 12 साल बाद 15 सितंबर को जांच रिपोर्ट आने वाली है। बता दें कि BSUP योजना के तहत लॉटरी सिस्टम से लोगों को मकान आवंटित किए गए थे, जिसके लेकर लोगों ने पैसा भी जमा करवाया था। मकान बनते बनते बसपा का शासनकाल खत्म हो गया और सपा शासनकाल में अधिकारियों ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। रिपोर्ट आने पर एक तरफ जहां आवंटितों को लाभ मिलेगा तो वहीं घटिया निर्माण के दोषियों की गर्दन भी फंसने वाली है। साल 2014 में अमेठी में लोकसभा चुनाव के दौरान रोड जाम करने के मामले में शुक्रवार को MP MLA की विशेष कोर्ट ने कवि कुमार विश्वास की ओर से उनके अधिवक्ता ने उत्पीड़न कार्रवाई पर रोक लगाने की अर्जी दी। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कवि कुमार विश्वास को पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए थे। आरोप ये है कि 20 अप्रैल 2014 को अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास गौरीगंज कस्बे में रोड शो कर भाषण करने लगे थे। इसमें रोड जाम हो गया था। पुलिस ने गौरीगंज थाने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास समेत 6 नामजद और 200 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में बीते दिन सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर निर्धारित की है। सुन्नी बरेलवी मसला की सबसे बड़ी दरगाह में शामिल आला हजरत दरगाह के बड़ा संदेश जारी किया है। दरअसल दरगाह प्रमुख मौलाना सुबहान रजा खान के नाम से एक पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि घर में भागे प्रेमी युगल का निकाह दरगाह आला हजरत की दारुल
उलूम मंजारे इस्लाम रजा मस्जिद और अफ्रीकी हॉस्टल या फिर इनसे जुड़े दफ्तरों में तैनात इमाम नहीं पढ़ेंगे। पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि दरगाह से जुड़े मदरस, मस्जिद या अन्य कार्यालयों में निकाह पढ़ाए जाने का झूठा इल्जाम लगाया गया तो उनके खिलाफ दरगाह की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे की तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर बीजेपी द्वारा चलाई जा रही जन आशीर्वाद रैली के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सभी कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सीएम धामी पूरे प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली के तहत उत्तराखंड के सभी जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री का टिहरी दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा क्योंकि 2 दिन पहले ही धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अपने इस दौरे से सीएम जिले के मतदाताओं को साधने में लगेंगे और इसकी कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां लगी हुई है और इसी के तहत कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस अब ब्लॉक स्तर पर पार्टी को मजबूती देना चाहती है। बता दें कि कांग्रेस कमेटी द्वारा मेरा बूथ मेरा गौरव के तहत बूथ कमेटियों की बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें बूथ कमेटियों को मजबूत करने और 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाती है। बैठक में कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी शामिल हो रहे। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाने का संकल्प ले रहे हैं। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अजीत, कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है और सबसे बड़ी बात कि बूथ लेवल को मजबूत करने की बात कांग्रेस कह रही है। बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो उत्तराखंड कांग्रेस लगातार अपने को मजबूत करने में लगी हुई है। हालांकि मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस के केवल 10 ही विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि 2022 का जब आम विधानसभा चुनाव हो तो उसमें वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करे। तो इसको लेकर ग्रास रूट पर कैसे अपने आप को मजबूत करना है, इसके लिए बूथ लेवल पर कांग्रेस अपनी मजबूती को निखार भी रही है और लोगों की ज्वाइनिंग भी कर रही है। पिछले 2 से 3 दिनों के अगर उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यक्रम देखे तो इसमें काफी लोगों को कांग्रेस ने ज्वाइनिंग दी है। हालांकि इसमें कोई बड़े नाम नहीं शामिल हुए हैं, लेकिन कांग्रेस बूथ लेवल पर अपने को मजबूत जरूर कर रही है। और इसी कड़ी में आज भी एक बड़ी बैठक उत्तराखंड कांग्रेस भवन में आयोजित की जा रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो कांग्रेस की पूरी कोशिश यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने आप को इतना मजबूत कर लिया जाए कि वो जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पैठ बना सके और 2022 का जब रिजल्ट आए तो पूर्ण मोहब्बत के साथ सत्ता में वापसी करें। लेकिन अजीत, जिस तरीके से आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतरकलह की स्थिति बनी हुई है, कहीं प्रदेश अध्यक्ष बयानबाजी करते हैं तो प्रीतम सिंह उसका पलटवार करते हैं, क्या वाकई कांग्रेस को अभी मजबूत करने की जरूरत पार्टी के अंदर संगठन के लोगों के बीच की है? बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। जिस तरह से उत्तराखंड कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है, लगातार वहां पर आरोप प्रत्यारोप खुद कांग्रेस के भीतर ही चलते रहे हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष कोई फैसला करते हैं तो उसका पलटवार सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ही कर डालते हैं। अभी उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक आंकड़ा जारी किया था कि उनके लगभग 38 टिकट फाइनल हो चुके हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इसको साफ तौर पर सिरे से खारिज कर दिया था कि जब तक सीएलपी की बैठक नहीं हो जाती, कोई कोर कमेटी की बैठक नहीं होती, तो हम टिकटों को कैसे तय कर सकते हैं। तो साफ है कि कोई एक आम राय नहीं है कि अगर अध्यक्ष बयान देता है तो प्रीतम सिंह उसका सीधे तौर पर समर्थन करते नजर आए या हरीश रावत उसको हाथों हाथ लेने का काम करे। तो एक गुटबाजी है वो कांग्रेस में लगातार हावी रहती है। कांग्रेस को काफी कुछ समझना होगा। आम चुनाव को बेहद ही कम समय बचा है और ऐसे में अगर उनके अंदर खाने ही गुटबाजी हावी रहेगी तो कैसे जनता को मैसेज देने का काम करेंगे। सबको पार पाते हुए इनको 2022 का चुनाव लड़ना है और पहले सबको एकजुट होकर एक मंच को साझा करना होगा। उसके बाद ये जनता के बीच जा सकते हैं। नहीं तो जनता को भी समझते देर नहीं लगेगी कि अगर उनका वोट कांग्रेस को जाता है तो कांग्रेस में पहले ही गुटबाजी हावी है, तो किस तरह से उनके वोट को यहाँ पर रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल अजीत, और इसी को बचाने के लिए लगातार कांग्रेस बैठकें कर रही है। बैठकों के बाद क्या कुछ निकलेगा, क्या रणनीति बनाएगी, देखने वाली बात होगी। अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी के मानपुर पश्चिम इलाके में बिजली के पोल को लगाने को लेकर अधिकारियों और स्थानीय लोगों में विवाद पैदा हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए और उन्होंने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को भी मौके पर बुला लिया। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी लोगों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने मामले को सुलझाते हुए बिजली आपूर्ति बहाल की। इस पूरे मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों
अधिकारियों और पूरे सिस्टम की लापरवाही और कैबिनेट मंत्री को अपनी ही सरकार हरने पर मशीनों का इस्तेमाल किया है। ये मशीन है, ज्यादा सुरक्षित M3 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मशीनें बिहार से यहां पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही निर्वाचन विभाग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के लिए 18,400 बैलेट यूनिट, 17,100 कंट्रोल यूनिट और 18,400 वीवीपैट पहुंच चुकी है। इस बार के चुनाव में जिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल होगा वे ईवीएम की 3rd जनरेशन यानी कि M3 मार्क 3 होगी। इसका इस्तेमाल पिछले दिनों बिहार के विधानसभा चुनाव में किया गया था। ईवीएम के पहले वर्जन M1 को चुनाव प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है और इसके बाद 2006 से 2010 के बीच बनी ईवीएम की दूसरी जनरेशन M2 से पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे। M2 के कुल 64 उम्मीदवारों की वोटिंग की जानकारी दर्ज की जा सकती थी। आज अमेरिका में हुए सबसे आतंकी हमले की 20वीं वर्षी है। आपको बता दें कि 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने सबसे ताकतवर देश पर हमला किया था। हमले की 20वीं वर्षी पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर अमेरिकियों को एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि 11 सितंबर 2001 की 20 साल बाद हम 2077 को याद करते हैं। हमने जो लोगों को खोया उसको याद किया है। हम इन लोगों का सम्मान करते हैं। जैसा कि हमने आने वाले दिनों में देखा, एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस तरीके की बात प्रेसिडेंट बाइडेन ने कही है। यही हमें बनाता है कि हम कौन हैं और हम इसे कभी नहीं भूल सकते। वहीं ब्रिटेन ने तालिबान से जैसे ही हमले का खतरे का अंदेशा जताया, ये चेतावनी ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के प्रमुख केन मैकलम ने दी है। उन्होंने कहा कि तालिबान राज में आतंकवाद बढ़ सकता है। 9/11 जैसे आतंकी हमले फिर हो सकते हैं। बता दें कि अलकायदा के आतंकियों ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों पर यात्री विमानों को मिसाइल बनाकर हमला किया। इन हमलों के लिए अमेरिका के 3 हवाई अड्डों से 4 यात्री विमानों की हाईजैक किया गया। WTC के नॉर्थ टावर से पहला विमान टकराने की 17 मिनट बाद दूसरा विमान साउथ टावर से टकरा जाता है और हमले में सभी 19 आतंकी और लगभग 3000 मासूम लोग मारे गए थे। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।